हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स का पेपर हम करने वाले हैं डिस्कस। तो अगर हम बात करें बच्चों, इसका पेपर डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं ओवरऑल पेपर की एनालिसिस की बात कर लेता हूँ। जैसे कि हमने बच्चों से बात की कि भाई ओवरऑल पेपर कैसा आया था, तो बच्चों से बात करने पर हमें पता चला कि एक्चुअली जो फिजिक्स का पेपर था वो मोर और लेस जनवरी अटेम्प्ट जो हमारा था ना, उसी की तरह रहा है। कंपेरेटिवली सिंपल रहा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर भी ओवरऑल पेपर तो वही हमारा जनवरी अटेम्प्ट की तरह रहा है। केमिस्ट्री का पेपर भी कंपेरेटिवली सिंपल रहा था। बट इसमें क्या है कि जनवरी अटेम्प्ट में ऑर्गेनिक कम आई थी कंपेरेटिवली, इस बार क्या ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छी मात्रा में पूछी गई है। और मैथ्स जो जैसा जनवरी अटेम्प्ट में था लेंदी था, अभी भी कैसा ही है, लेंदी है। तो ओवरऑल पेपर अगर बात करें, ओवरऑल पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट साइड ही शिफ्ट रहा है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसाइज एनालिसिस थी हमारे शिफ्ट 1 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में। अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट क्या करते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। स्पीड सोल्यूशन है ना, फटाफट देखेंगे कैसे क्वेश्चन क्या है, स्पीड से सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, चलो हम फटाफट करते हैं स्टार्ट और हम देखते हैं एक करके हमारे क्वेश्चंस। तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा क्या हमारे बोर्ड पे आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि फॉर द कहाँ से बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या क्वेश्चन है, फॉर द ऑसिलेशन एग्जिबिटेड बाय द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन स्मूथ सरफेस अलोंग द स्प्रिंग, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। सिंपल हार्मोनिक का एकदम क्या है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओ क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ मोशन, कैसे करेंगे। सिंपल देखिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें, ये हमारा एम मास का ब्लॉक K1 K2 स्प्रिंग है। हम जानते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है तो उसका टाइम पीरियड 2/T=2/m/K आता है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा K इफेक्टिव। तो अगर बात करें यहाँ पे दोनों स्प्रिंग, बच्चे सोचते हैं कि दोनों स्प्रिंग किस में है, सीरीज में, बट ये दोनों स्प्रिंग क्या है, सीरीज में नहीं है। दोनों स्प्रिंग किस में है, पैरेलल में। कैसे पता है, देखो भाई पैरेलल में क्या होता है कि दोनों में कंप्रेशन या एलोंगेशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को यहाँ पे करते हैं x से डिस्प्लेस। अगर x से करेंगे डिस्प्लेस तो देखो ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, x से कंप्रेस होगी, और ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, x से इलोंगेट होगी। दोनों में क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या है बच्चा लोग, सेम है। मतलब दोनों स्प्रिंग किस में है, हमारे पैरेलल में है। पैरेलल में है तो भाई K इफेक्टिव जो हमारा क्या आता है, हम जानते हैं K1 + K2 आता है भाई। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन आएगा 2π के अंदर m/K इफेक्टिव। K इफेक्टिव कितना है हमारा, K1 + K2। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल था, है कि नहीं है। तो आंसर क्या है भाई, कहाँ आंसर हमारा 2π के अंदर m/K1 + K2। तो हमारा बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में करते हैं भाई, है कि नहीं। चलो भाई देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। ओ हो देखो, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, मॉडर्न फिजिक्स। और दी ब्रोगली वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे। और इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज गिवन बाय K, 2K एंड 4K रेस्पेक्टिवली। ओके फाइन, then which of the following gives the correct order of de Broglie wavelength of electron, proton and what do you call alpha particle। तो भाई हमको de Broglie wavelength लिखना है, तो लैम्डा हम जानते हैं क्या होता है, h/p या mv लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ हमको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात की है, तो वी हैव टू राइट दिस इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बनेगा, h/रूट के अंदर भाई p लिखा है, 2mk बनता है। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड k इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या बनेगा, h/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन में रखा है k। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो इसकी बात हो गई। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की, तो क्या बनेगा, h/रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, 2k हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की बात करें, क्या बनेगा, h/रूट के अंदर 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 2He4 होता है ना उसका हीलियम का न्यूक्लियस। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू इसी काइनेटिक एनर्जी में कितनी दे रखी है, 4k। तो भाई देखो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कंपैरिजन। तो S तो हमारा सब में कॉमन है, वैसे भी दिख रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी उसका रूट का। तो अगर इन दोनों हम देखें तो भाई देखो 2 तो ठीक है, भी कॉमन है, mp मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे लिखा है काइनेटिक 2k। तो इसको देखेंगे तो क्या लिखा है, ये h/रूट के अंदर 2
हाँ, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या लिखा हमारा आएगा 16 के। सिंपल अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों में ना, प्रोटॉन में और अल्फा पार्टिकल के दे ब्रॉगली वेवलेंथ में, तो देखो भाई 2 और मास ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल की, मतलब इसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को देख के तुम साफ साफ बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की जो लैम्डा है वो क्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इन दोनों में तो हमारा ये सीधा आ गया है ना रिलेशन। अब हम बात करते हैं किसमें, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। तो देखो भाई साफ साफ हमको पता है कि ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी ज़्यादा है, अच्छी बात है, यहाँ भी दिख रहा है काइनेटिक ज़्यादा है, और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी क्या होता है भाई, लगभग 1832 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मास प्रोटॉन भी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। तो इसका लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के दे ब्रॉगली वेवलेंथ से, क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि क्या है, लैम्डा हमारा क्या है, मास और काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में आंसर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा पी, तो क्या बनेगा हमारा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। क्या आंसर है हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, चूज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल V एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है भाई, ध्यान देना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात हो रही है कि इसकी सॉलिड स्फीयर की, दूसरे क्या साफ साफ दे रखा है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसका क्या मतलब है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। इट विल बिहेव लाइक ए हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे कि एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव करता है, वैसे ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव करेगा। अच्छा, हमको बताना है पोटेंशियल V वर्सेस R ग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें सारा का सारा चार्ज कहाँ के, इसके सरफेस पे, तो एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, 0 है कि नहीं। और अगर हम बात करें पोटेंशियल, तो अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, कितना, वही जो क्या होता है सरफेस पे। सरफेस पे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा, KQ/R। तो जो पोटेंशियल यहां पर, वही पोटेंशियल क्या होगा, पूरे के पूरे क्या होगा, अंदर पूरे का 0 से लेकर R तक मेंटेन रहेगा। दूसरा क्या होगा, बाहर कितना पोटेंशियल होगा, ये है R लेस देन और इक्वल टू R, और बाहर कितना होगा हमारा, सारे के सारे चार्ज को कहाँ मान लो, सेंटर पे मान लो, बाहर पोटेंशियल लिख दो KQ/R, ये आता है भाई। अब इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना है, KQ/R के बराबर है, बाद में क्या है, बाहर 1/R से घट रहा है। तो कहाँ पर रखा है, ये तो गलत है भाई, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 है, ये भी गलत है ना। और एक ही दिख रहा है सबसे आंसर हमारा कौन सा है भाई, यहाँ पर अंदर कांस्टेंट है, इसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या है इस केस में, दिल्ली, D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। वैसे भी आप क्या, मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत थी नहीं, है ना, क्योंकि एक लाइन में खर्च हो जाएगा सीधा, क्योंकि हम जानते हैं हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कितना होता है, KQ/R, और बाहर 1/R से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the height of the tower used for the line of sight communication is increased by 21%, then percentage change in its range is। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कम्युनिकेशन सिस्टम, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। और इस तरह क्वेश्चन आपने क्लास में ऑलरेडी कर रखे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या, ये हमारे क्या अर्थ है, एक अर्थ क्या हमारी है ना, अर्थ है जिसमें रहते हैं, ठीक है। और अर्थ के सरफेस पे क्या है भाई, ये टावर है, इसकी हाइट कितनी है हमारी, HT के बराबर, ठीक है। तो इसकी रेंज हमारी क्या आती है, इसकी रेंज अगर लिखी जाए बच्चे, तो इसकी रेंज यहाँ का, ये हमारी रेंज आती है ना, यहाँ पर ट्रांसमिटिंग टावर है, रेडियस R है और ये रेडियस R, तो ये इसकी रेंज कितनी आती है हमारी, 2HT × R आती है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव करोगे भाई, लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, उसके बाद लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि HT विल बी मच लेस देन R। तो रेंज हमारी जो आती है, इसको R' लिखता हूँ मैं, कितनी आती है, रूट के अंदर 2HT × R है, ये रेंज है। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। हमसे क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ टावर को हम इंक्रीज कर दें 21% से, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं R1 लिख देता हूँ ना, इसको R1 लिख देता हूँ, है ना। तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2HT। अब जो हाइट कितनी होगी, 21% से बढ़ गई है, तो 21/100 × HT कर दो, ये हाइट हो गई ना, × R। तो हमारी रेंज आ जाएगी, R2 क्या बन गई है, ये बनेगा 121, है ना, 121 और बाई 100, रूट से बाहर निकालोगे क्या बनेगा, 11/10। तो ये आ गया 11/10, रूट के अंदर 2 × HT × R, ठीक है भाई। तो R2 जो हमारा आ गया वो 11/10 R1 आ गया।
हमसे क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज। हाँ भाई, परसेंटेज चेंज क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, ये तो आएगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 11/10 इंटू R1 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100। ठीक है भाई, बना 1/10, बना 1/, ऊपर बनेगा 1/10 और R1 से R1 उड़ जाएगा, क्या बनेगा 100/10। परसेंटेज कितना आ गया हमारा, 10%। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना था, यहाँ पे लगाना था फॉर्मूला, और भाई इसमें सिंपल इसकी रेंज लिखनी थी। इसके बाद क्या वैल्यू पुट करनी, जितना बोल रहा है उतना कर दो, सिंपल एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया थे ना, मैं एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था मैंने आपको कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो कि आपको पेपर में दिखाई दे सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मिले भी हैं, बट सीरियस फॉर्मूले के बारे में बात की थी कि भाई क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग है ना, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो जिन बच्चों को आगे शिफ्ट लगी है ना, वो एक बार क्या उस वीडियो को देख लें, जिस वीडियो हमने बताया था बच्चों क्या कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो अभी जेईई मेन का पेपर चल रहा है 6 से 15 अप्रैल तक, उनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इनकी आगे शिफ्ट लगी है अभी 8 से लेकर 15 तक, वो उन वीडियोज़ को एक बार देख लें और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स विद द सेम सेंटर placed on with their planes perpendicular to each other. If I is equal to कितना है √2 एम्पियर, then radius of the coil is R is equal to कितना है हमारा 1 मीटर, then the magnetic field at the center is equal to, magnetic field लिखना है यहाँ पे, देखो क्या है, दोनों रेडियस सेम है, करंट भी सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखें तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉइल के सेंटर पे μ0/2 I/R होता है। अब दोनों का अगर बात करें तो दोनों का जो I भी सेम है, R भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इस वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखूँ मैं यहाँ पर, तो इस वाली कॉइल की वजह से लिखूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर आएगा भाई, इस वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर कहीं आएगा, है ना, इधर की तरफ बी आएगा, है ना, बी। ये फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, नंबर बाद में। और जो बड़ी वाली को ये जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है, इसकी वजह से किधर आएगा भाई, ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ यहाँ पर, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा किधर आएगा, इस केस में इधर भी बी है, इधर भी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आएगा दैट विल बी समवेयर हियर, है ना, कितना, रूट के अंदर b1² प्लस b2² है, दोनों सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा हमारा क्या बन जाएगा भाई, इस केस में दैट इज √2b। तो b नेट जो आ गया हमारा वो कितना है, √2 इंटू b। b कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है बस। तो √2 μ0/2, I कितना है √2 एम्पियर, और R कितना है हमारा, दैट इज 1 मीटर। √2 कितना बन गया हमारा, दैट इज टेस्ला में आएगा, ऑब्वियसली बात है, 2 बन जाएगा और ये 2 से उड़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना बनेगा इस केस में, μ0 टेस्ला, है ना। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ तक है भाई, आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलो भाई देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है, हाँ क्या बोला है, दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास m 100 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस मूव्स विद एक्सेलरेशन a रखा है, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम। एक लाइन में फटाफट हो जाएगा। जो क्या बोल रहा है कि ये एक ब्लॉक है हमारा, है ना, ये एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, ये m मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज a इज इक्वल टू कितना है 2x, है ना। तो हमसे बोल रहा है इस केस में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जो कि भाई देखो इस पर इसका एक एक्सेलरेशन है। अगर m मास का ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट तभी करेगा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो उस पर कुछ ना कुछ वर्डन कर रहा है, जो वर्डन कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्डन बाय द फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या करना है, वर्डन बाय फोर्स ही निकालना है। तो वर्डन बाय फोर्स क्या आएगा, वर्डन लिखा जाए तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ये क्यों लिखा भाई, क्योंकि f इज इक्वल टू m में आएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स भी कैसा होगा, वेरिएबल ही होगा, है कि नहीं है। क्या आएगा भाई, m इंटू a लिख दो 2x इंटू dx, x गोज फ्रॉम 0 to x, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा बताओ जरा, आएगा कितना, m इंटू कितना बन गया ये x²/2 आएगा, 2 इंटू x²/2, ठीक है। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to x, उड़ गया, कितना बन गया mx²। तो वर्डन बाई ऑल द फोर्स इक्वल कितना आ गया, mx² आ गया, m दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा सीधा लिखा जाए इस केस में कितना आ जाएगा भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा कितना, दैट इज इक्वल टू mx², m कितना है हमारा, दैट इज गिवन टू अस 100 ग्राम। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा यहाँ पर 100 क्या बनेगा, 100 इंटू 10⁻³
तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 10 जूल में जाएगा। हाँ भाई हमसे क्या बोल रहे हैं, एक्स टू द पावर n बाई 10 होगा, तो n बताओ कितना है 2 है कि नहीं। assertion रीजन क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए द अर्थ हैज एटमॉस्फेयर एंड मून डज नॉट। सही बात है भाई, अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, मून पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अर्थ पे अगर बात करें तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके जो यहाँ पे जो अर्थ पर जो इसके वेलोसिटी है 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, इसके वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन द जो यहाँ की जो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो वेलोसिटी होती है उससे ज़्यादा है इसके वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे। इस वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस को छोड़ के नहीं जा पाते। जबकि थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है, RMS वेलोसिटी है ना, √3 kT/m0, ठीक है। लेकिन मून पे क्या होता है भाई, मून पे अगर बात करें तो मून पे जो इसके वेलोसिटी है दैट इज एक्चुअली लेस एज कंपेयर टू, ये अर्थ की बात थी। मून की अगर बात करें तो मून पे क्या होता है कि जो escape वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू थर्मल एजिटेशन की वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, RMS वेलोसिटी की बात हो रही है, RMS है ना। मून के लिए क्या होता है, जो थर्मल एजिटेशन की वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, दैट इज लेस एज कंपेयर टू तो दैट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू इसके वेलोसिटी। तो अब उनकी RMS वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसके वेलोसिटी, तो वो क्या है, मून के सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, मून पे नहीं पाया जाता है एटमॉस्फेयर। ये है हमारा एसेशन का रीजन एक्चुअली ना, तो एसेशन तो करेक्ट है हमारा, ठीक है भाई। बात करते हैं रीजन की। एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। सही है भाई, मून पे अगर इसके अर्थ पे कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मून पे क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। निकालते हैं, अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये भी करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा भाई, अगर बात करें तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका कि ये, ठीक है भाई। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा होती है अर्थ पे, और मून पे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू थर्मल एजिटेशन की वजह से। तो आंसर क्या बन जाएगा इसके इसमें, एसेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो हमारा इसके इसमें आंसर क्या बन जाएगा, बॉम्बे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज बाई 20% एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज बाई 4%, देन द कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस तरह के क्वेश्चन जनरली अटेम्प्ट में भी आए थे, जहाँ पे हम लोग लेंथ को बढ़ा रहे थे ना। आपने क्वेश्चन किए होंगे, नहीं किए तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। इस बार क्या है, इन्होंने लेंथ और एरिया दोनों को ही चेंज कर दिया है, पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस में चेंज। देखो भाई कहानी कैसे करेंगे, तो भाई क्या ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं भाई, लेंथ इसकी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो जो इसका रेजिस्टेंस कितना है दैट इज ρL/A। अब हमने क्या कर दिया, इसकी लेंथ को चेंज कर दिया है, L' बढ़ा दिया है, तो रेजिस्टेंस R' कितना बनेगा, रो। लेंथ कितनी हो गई हमारी 20% से इंक्रीज कर दी, L' लिखते हैं बार, L' कितना बनेगा, L इंटू 20/100 इंटू L क्या बनेगा 120/100 इंटू L। मैथ देखो क्या ना, पॉइंट बाद में करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट के बाद में। एरिया क्या कर दिया हमने, 4% से डिक्रीज कर दिया ना, माइनस आएगा, 4/100 इंटू A क्या बनेगा 96/100 है ना, इंटू A। ये है हमारा एरिया। पुट करो भाई, L' लिखिए लेंथ 120 L/100 और एरिया क्या हो गया 96A/100, ठीक है, रो L'/A', फाइनल लेंथ एंड फाइनल एरिया। ये उड़ गया इससे, और ये 24 उड़ेगा क्या, 24 पंच 120, हाँ ठीक है। R' कितना बनेगा 5, यहाँ आएगा 24 छुड़ेगा, 5 है यहाँ 4 आएगा, तो 5/4 रो L/A। तो ये हमारा लिखा है क्या R, तो 5/4 R। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा 5/4 R हो गया। हमसे चेंज पूछ रहा है, चेंज क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल। पुट कर दो, कितना आएगा इसके इसमें चेंज यहाँ लिखते हैं, ठीक है, कितना बनेगा चेंज भाई R' माइनस R/R इंटू 100। देखो कैसे फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, मतलब यार जेईई मेन का पेपर ही होता है, बकवास पेपर होता है, मतलब उसमें तो आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। क्या बनेगा 5/4 इंटू R माइनस R/R इंटू 100, 1/4 R आएगा, R से उड़ गया, कितना बनेगा ये R है ना, वैसे भी आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है R है ना, तो कितना बन गया ये 25%, ना टू, ठीक
ठीक है। कितना आएगा 25% से क्या हो जाएगी इसकी जो हो जाएगी क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज शोन इन द फिगर, दे रखा है, काइनेमेटिक्स से बिलोंग करता है, इतना तो देखिए भूल गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। The ratio of instantaneous speed to the magnitude of average velocity is equal to √2x। तो क्या बोल रहा है भाई, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है दे रखा है हमसे, और हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड, भाई अगर इसकी स्पीड हम v मान लें तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो v रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से लगातार मूव कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कितनी है इसकी v। एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए इस केस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ये ए से बी, एल √2 आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया अपॉन टोटल टाइम L/v और L/v, 2L/v टाइम लगेगा अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो कितना आएगा 2L/v, ऊपर जाएगा ना, 2L/v नीचे रहेगा तो v ऊपर जाएगा, v ऊपर गया, ये इससे उड़ गया। तो v एवरेज जो आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी बनेगी v/√2। हमसे पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो, एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड ये रही बाई एवरेज वेलोसिटी v/√2, तो √2 जाएगा ऊपर, क्या आएगा इनका रेशियो, है ना। रेशियो क्या बन जाएगा इस केस में, इक्वल टू √2। तो रेशियो क्या जाएगा, √x दे रखा है, हमसे x पूछ रहा है, x कितना आ जाएगा इस केस में, x विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल था। दिस इज बिलोंग्स टू व्हाट, काइनेमेटिक्स, 11 ने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही किए होंगे, एकदम ही कचड़ा क्वेश्चन है। तो दिखाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन में एक ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक ही तो बोलना गलत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, जे मेंस के लिहाज से, वो कौन है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ गया क्वेश्चन, देखो, टू सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m is equal to 1/2 kg. Each are connected at the ends to a light rod as shown in the figure. The assembly rotates about its axis a dash. इस सॉलिड स्फीयर दोनों, ठीक है। The moment of inertia of the assembly is equal to x by 5 kg/m². Then value of x पूछ रहा है हमसे, इस केस में कितना होगा। तो भैया इसका हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ ना भाई। इस एक्सिस का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करना है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस कितनी है r 10 सेंटीमीटर है, t कितना होगा भाई, ये है 40, 80 है ना उसका आधा, और ये 50 सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर में करोगे तो हाफ मीटर बन जाएगा। तो अगर हम बात करें इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले निकालेंगे इसके अबाउट, फिर शिफ्ट मार देंगे, क्या बनेगा, क्या है सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 mr² ICM प्लस md², ये आ गया इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² प्लस m इंटू सेंटर से दूरी d²। क्योंकि सिमेट्रिक है तो जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, 2/5 mr² प्लस md², सेम ही होगा, डबल मार दो और क्या, बस अब वैल्यू पुट करनी, खत्म काम। देखो भाई फटाफट स्पीड में टाइम वेस्ट के बिना, m कितना है 1/2 kg, i कितना बन गया 2, हाँ भाई 2/5, m कितना है 1/2 kg, r कितना है हमारा बोलो, r है 10 सेंटीमीटर तो 1/10 आएगा मीटर में, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस m कितना है 1/2, d कितना है हमारा 1/2, 50 सेंटीमीटर बनेगा ना का स्क्वायर, कितना बना, हो ये गया, कितना बन गया 2, और ये बन गया हमारा आई थिंक मुझे लगता है बन गया 500, 1/500 प्लस बन गया 1/8, ठीक है। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमसे बोल रहा है कि x/5 बताओ, देखो इधर क्या बनेगा, ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा इधर 8, ये ऊपर जाएगा 500, तो 508 इंटू 2 इधर लिखा हुआ है, मैथ कर रहे हैं अब तो, है ना भाई, 500 इंटू 8 मैथ कर रहे हैं अब तो। ये बन गया 4, ठीक है, बन गया 4 ना, और ये 4 से उड़ेगा क्या, अगर मुझे लगता है उड़ जाएगा, ये कितना बनेगा, अगर 2 से उड़ेगा तो बनेगा 254, और उड़ेगा तो क्या बनेगा 127, हाँ उड़ गया ये। तो आई कितना बन गया हमारा 127/500, उड़ा दो उसको, क्या बनेगा 1.27/5, है ना, kg/m²। हाँ भाई बस मैच करा लो, x/5 पूछ रहा है, x कितना है 1.27 है कि नहीं है, सिंपल, कुछ नहीं करना था, बस सिंपली क्या है मतलब इससे सरल क्वेश्चन तो क्या ही होगा फिर, अब तो
क्या ही बताऊँ उसके बारे में। A car is moving with the speed of 15 meters per second toward a stationary wall. A person in the car press the horn and experience the change in frequency of 40 hertz due to the reflection from the stationary wall. Find the frequency of the horn. हाँ भाई ये बहुत एक तरह का एक्चुअली क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन के। आपने बहुत में टेस्ट में भी किए होंगे, अपने होमवर्क में भी किए होंगे, है ना। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। क्या है भाई, देखो यहाँ पे कि ये एक वॉल, यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे क्या है, ये एक कार में पर्सन बैठा हुआ है और ये हॉर्न बजाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं कितनी, n0 है ना, n0 बोलो, f बोलो, जो बोलो। ये हॉर्न बजाता है, हॉर्न से जो फ्रिक्वेंसी जो साउंड निकलती है वो जाके टकराती है किससे, वॉल से, फिर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसके को सुनाई देती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी डॉपलर इफेक्ट के ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पे क्या मान लो, इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट एक सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, मिरर इमेज बना दो। ये जैसे आ रहा है वैसे ही मान लो यहाँ पे क्या है, दूसरी कार आ रही है सेम स्पीड से, इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी है, जो भी है ना, मान लो जो भी है v है, v तो हाँ ठीक है v है, vo बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, vo बोलते हैं। तो भाई जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से भी आएगा, तो ये अब इस केस में बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा क्या हमारा ऑब्जर्वर, है ना। तो क्या तरीका होता है भाई कि यहाँ पे मान लो कि ये जैसे ये आ रहा था भाई साहब, वैसे ही यहाँ पे दूसरी कॉल आ रही है, उसकी स्पीड भी सेम ही है, और जिस फ्रिक्वेंसी की साउंड ये बजा रहा था उसी फ्रिक्वेंसी की साउंड ये बजा रहा है। तो अब जो फ्रिक्वेंसी है भाई साहब सुनेंगे ना, कौन, ये ऑब्जर्वर, वो वही फ्रिक्वेंसी होगी जो दीवार से टकरा कर आने के बाद इनको सुनाई देती है, ठीक है ना। पूरा तरीका है, तरीके पर हमको नहीं जाना। तो क्या तरीका है भाई, ये तो हो गया शॉर्टकट। अगर आपको लॉन्ग कट में करना है तो क्या, पहले इसको मानोगे क्या बोलते हैं सोर्स, इसको मानोगे ऑब्जर्वर, फिर जो फ्रिक्वेंसी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा ऑब्जर्वर, वहाँ से ड्राइव होता है पूरा। हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, सीधा खट से देखो तरीका सुनो। तो इस केस में जो फ्रिक्वेंसी सुनेंगे n डैश कितनी आएगी, वो आएगी n0, ये हमारा क्या है सोर्स। तो इस केस में क्या बना, n0 कितना हो गया, v प्लस vo होता है ना, v प्लस vo बाई v माइनस vs। तो यहाँ पे क्या है, कौन क्या नाम, सोर्स आ रहा है, तो सॉरी ऑब्जर्वर भी इसकी तरफ मूव कर रहा है, v प्लस vo। तो ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है इस केस में, सोर्स की तरफ, और सोर्स भी किधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ। तो यह बनेगा v माइनस vo, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है ना, v प्लस vo बाई v माइनस vs होगा। तो vs क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वर की स्पीड के बराबर है। तो n डैश कितना बन गया, जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा वो क्या किसके बराबर है, n0। हाँ भाई ये क्या है हमारी स्पीड ऑफ साउंड, क्या बन गया 330 प्लस कार की स्पीड कितनी थी हमारी, कहाँ गया, कार की स्पीड क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड, तो कितना बनेगा प्लस 15, नीचे क्या बनेगा 330 माइनस 15, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी भाई साहब जो होंगे सुनेंगे कितना हो गया 345 बाई कितना हो गया 315, है ना। तो ये फ्रिक्वेंसी जो होगी जो इनको वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई देगी, और जो फ्रिक्वेंसी की साउंड बजा रहे हो कितने n0 है, इन दोनों के बीच में इनको डिफरेंस कितने का सुनाई देता है 40 हर्ट्ज का, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया n डैश माइनस n0 दैट इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज। तो भाई अगर देखा जाए इस केस में तो कितना बन गया, ये लिखा है हमारा कितना, ये लिखा है n0 इंटू 345 बाई 315 माइनस n0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40। कितना आएगा ये बताओ जरा फटाफट स्पीड में मैथ। आई थिंक ये इधर जाएगा, बनेगा आई थिंक मुझे लगता है ये बनेगा कितना 30 n0 इंटू 30 बाई 315, ये बनेगा क्या इक्वल टू 40। ये इससे गया, ये इससे उड़ गया, ये बनेगा 105, और जाएगा क्या बनेगा n0 कितना आ गया 420 हर्ट्ज, ठीक है ना। n0 हमारे क्या जाएगा, जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर ये हॉर्न बजा रहे थे उसकी फ्रिक्वेंसी जाएगी 420 हर्ट्ज। सिंपल एक लाइन में फटाफट, है ना, कुछ नहीं किया, बस कोई इमेज मान ली, इसके बाद इसकी वजह से फ्रिक्वेंसी लिखी यहाँ पर, जो सुनेगा इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट, सीधा वैल्यू खर्च से मिल गई, जो सर बोला वैसा वैसा करते चले गए। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है, चलो इसको एक बार फिर से चाहे तो देख लेना, सिंपल क्वेश्चन था डॉपलर इफेक्ट का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, है ना, इफ A0 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। दिस बिलोंग्स टू व्हाट, अपना बोर्स मॉडल का सेक्शन बिलोंग करता है एटॉमिक फिजिक्स से, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। जानते हैं देखो यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, हमारा n इज इक्वल टू कितना होगा 5। फोर्थ एक्साइटेड का मतलब क्या, n इज इक्वल टू 5। हम जानते हैं nth ऑर्बिट क्या होती है, रेडियस r n इज इक्वल टू होती है r0 यहाँ पे ये बोलो A0 बोल दो, A0 क्या होती है
ग्राउंड हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की रेडियस। आर नॉट बोलो, ए नॉट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आर नॉट लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले चाहे तो कितना बन जाएगा, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है। आर नॉट क्या है हमारी, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की रेडियस। तो ये जो कि हमें दे रखी है यहाँ पे, इन्होंने बोला ए नॉट लो उसको, तुमने इसको ए नॉट ले लिया। एन कितना है हमारा 5 का स्क्वायर बाई जेड कितना है हमारा 3, कितना बन गया 25/3 ए नॉट, है ना। ये आ गया हमारा आर एन, कहाँ लिखा है 25/3 ए नॉट। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं, एकदम ही भाई खटाखट। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इतना हलवा पेपर देखो क्या भाई, कैसे चलेगा हम, कोई कंपटीशन ही नहीं, खत्म ही कर दिया एकदम। हाँ, ए बॉल ऑफ मास m and radius r and density rho is dropped in a liquid of density rho naught. After moving for some time, the speed of the ball becomes constant and equal to v naught. The coefficient of viscosity of the liquid is, हाँ भाई ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, विस्कोसिटी से बिलोंग करता है, जहाँ पर हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी बॉल को यही करते हैं, यहाँ पे करते हैं, अलग अलग ऑप्शन दे रखे ना। अगर हम किसी बॉल को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, मान लो लिक्विड है, अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप कर देते हैं जिसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस केस में कहानी क्या होती है, कुछ टाइम बाद यह बॉल यहाँ से ड्रॉप किया, कुछ टाइम बाद बॉल नीचे जा रही है, यह टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। उसका फॉर्मूला क्या आता है, तो नीचे आता है थोड़ा, उसका फॉर्मूला क्या आता है हम जानते हैं, v कितना आता है 2/9 g 2 r स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितनी है, हमें इसकी डेंसिटी कितनी रखी है हमको, इसके आपसे बात करें, इसकी डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ द बॉल रखी है मैं रो, डेंसिटी ऑफ द बॉल रखी है हमको रो, और ये मैं देखा रो नॉट है ना। तो इस केस में कहानी क्या जाती है भाई, रो माइनस रो नॉट बाई नीटा, ठीक है ना। अच्छा, ये आता है, अब ये आता कहाँ से है पता है आपको ना, ये आता कहाँ से है, जब ये बॉडी मूव करिए तो उस पर लगेगा नेट mg लगेगा नीचे की तरफ, बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा और एक विस्कस फोर्स लगेगा, उन दोनों को बैलेंस करने से आता है ना। तो हमसे बस यहीं से पूछ रहा है भाई कि यहाँ बताओ इस केस में क्या होगी इसकी क्या नाम इसका विस्कोसिटी। तो देखो खत्म एक लाइन फटाफट, तो इस पर लगेगा mg लगेगा नीचे, mg कितना होगा, mg लिख देते हैं mg है ना, और एक लगेगा बॉयंसी फोर्स ऊपर, कितना 4/3 पाई आर क्यूब, रो वी जी होता है इंटू रो नॉट इंटू जी, और एक लगेगा कौन सा फोर्स 6 पाई नीटा आर वी, विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आर वी। एक तो फोर्स लगेगा ये वाला बॉयंसी फोर्स, दूसरा लगेगा विस्कस फोर्स, और एक mg जो है हमारा किसके बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, ये mg है। जब ये टर्मिनल स्पीड 4/3 पाई आर क्यूब नीचे की तरफ इंटू जी, mg बॉयंसी फोर्स, और ये हमारा क्या है विस्कस फोर्स है, दोनों आपस में बराबर होंगे, वहीं से ड्राइव होके आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो भाई करते हैं जरा फटाफट इसको प्रूव, 2 मिनट एक लाइन में हो गया खट से। कितना बन गया इस केस में 4/3 पाई इंटू कितना बन गया हमारा ये आर क्यूब इंटू रो नॉट इंटू जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू क्या बन गया 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। इसको तो ले आओ, तो 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, हो जाएगा रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो नॉट इंटू जी। ठीक है, मैथ वैथ करने का तरीका देखो भैया, सिंपल लाइन में कैसे करते हैं, पूरा बाहर निकाल लो, mg लिखा है ना क्योंकि सारे आंसर mg के टर्म में दे रहे हैं, तो 4/3 mg के तरफ में लिखना पड़ेगा इसको ना। ये बनेगा 1 माइनस पूरा नंबर बाहर आएगा, ये बनेगा रो नॉट बाई रो, ये क्या लिखा है mg लिखा हुआ है ना, ये mg लिखा हुआ है, क्या बन गया 6 पाई नीटा आर बी, तो ये बन गया हमारा क्या mg भाई, हमें क्या चाहिए नीटा चाहिए ना, क्या बनेगा 6 पाई आर वी, ये क्या हमारी टर्मिनल स्पीड है नीटा इंटू 1 माइनस रो नॉट बाई रो, है ना। मैंने इतना आपको लंबा चौड़ा प्रूफ करके दिखाया हो ना, इतना प्रूफ लंबा चौड़ा है नहीं है ना, खट से लाइन में होता है, कुछ नहीं करना भाई, जो फोर्स ऊपर है वही फोर्स नीचे लगेगा, 2 इस लाइन में खत्म, जो फोर्स ऊपर वही फोर्स नीचे लगेगा, खट से लाइन में खत्म। ठीक है, क्या हो जाएगा मैं इसका आंसर कहाँ है ये, तो मैं जहाँ दे रखा भाई हमारा क्या है आंसर है, कहाँ दे रखा है ये mg बाई 6 पाई नीटा, कहाँ रखा है ये लिखा ना, mg बाई 6 पाई नीटा नीटा वी नॉट 1 माइनस रो नॉट बाई रो, वी नॉट क्या है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है नहीं। नेक्स्ट देखो कहानी क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 100 ग्राम इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड नेचुरल लेंथ इज कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, स्प्रिंग की द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है हमारा 7.5 न्यूटन पर मीटर एंड केप्ट ऑन द स्मूथ सरफेस, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड शाफ्ट रोटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। एचसी वर्मा के क्या है वर्ड आउट एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यहाँ पे एम मास का ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से अटैच है, सॉरी हाँ एम मास का ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है और ये शाफ्ट ड्रॉ हुआ है और पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है। जब घूम रहा है तो क्या होगा इस केस में भाई, इसको रोटेट करने के लिए क्या होगा, चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स। तो एक्चुअली क्या होगा, आसान भाषा में समझा जाए ऐसे, तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक के फिर में अगर बात करें तो ये ब्लॉक क्या होगा, बाहर की तरफ खसक जाएगा, बाहर की तरफ खसक जाएगा इतना एक्स डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ जाएगा, ऐसा कहीं यहाँ के यहाँ जाएगा, ठीक है, एक्स से ऐसा हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है, एल नॉट मान लो, एल नॉट है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स से खसक जाएगा। तो ये एक्स से खसक जाएगा इस केस में, तो इस पर क्या नेट फोर्स कितना लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, कितना फोर्स लग रहा है के एक्स, है ना, वही इसे क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से मूव कर रहा है। तो ये एम मास का ब्लॉक जो है, जो कि एल नॉट प्लस एक्स रेडियस के सर्किल पे मूव कर रहा है, इसे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, के एक्स फोर्स, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया इसके फ्रेम में आ जाओ तो इस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बाहर खसक जाएगा, है ना। तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा वहाँ पर जो फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, वही हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी फ्रेम से देखना चाहो, ग्राउंड फ्रेम से बोलोगे तो ग्राउंड फ्रेम से, और अगर ब्लॉक के फ्रेम से बोलोगे तो ब्लॉक के फ्रेम से, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्या ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू कितना बनेगा इस केस में, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एल नॉट प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है के एक्स। हाँ, तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा ना, कितना आएगा देखो, सो तो ले आओ, तो के एक्स माइनस एम इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम इंटू एल नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स कितना बन गया, एम इंटू एल नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये आ गया। बस यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से मिल जाएगा अपन को एक्स, तो मिल जाएगा के एक्स। के एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, एक्स निकालना है, वैल्यू पुट करो सारी। एम कितना है हमारा, एम हमको दे रखा है, दे रखा है 100 ग्राम, नंबर नहीं दे रखा है, बगल में ही है। तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे यही लिखते हैं, एक्स कितना बन गया, एम हमें दे रखा है 100 ग्राम, मतलब बन गया 0.1 kg। एल नॉट क्या है हमारा, कहाँ गया, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 बाई 100, 0.5 बाद में करेंगे, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कितना है, ओमेगा हमें दे रखा है इस केस में, ओमेगा कितना दे रखा है 5 रेडियन पर सेकंड, तो क्या बन जाएगा हमारा 25 स्क्वायर स्क्वायर ना, बाय नीचे के है हमारा 7.5 और एम कितना है हमारा 0.1 और ओमेगा कितना है 2.5, सॉरी 25 है ना, 25। तो अगर देखें यहाँ पे तो कहानी क्या बन गई, यहाँ मतलब मुझे लगता है मैथ पे तो उड़ गया, ये बन गया 1/5 और इससे उड़ेगा तो बन गया 5, तो यहाँ पर ऊपर बचा 5, ये बचा है हमारा 5 इंटू 0.1, तो बना 0.5 ऊपर बचा, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा 7.5 2.5, कितना बनेगा हमारा ये 5, मैथ तो मैथ आ गया 0.1 आ गया भाई मीटर। तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हो जाएगा, 0.1 मीटर का एलोंगेशन हो जाएगा, और इस समय स्प्रिंग एक्स से खिंची होगी, एक्स कितना है 0.1 मीटर के बराबर है। तो यही हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा और वही स्प्रिंग में टेंशन होगा। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना है, के इंटू एक्स, के कितना है हमारा 7.5 इंटू एक्स कितना है 0.1, कितना बन जाएगा हमारा, के एक्स आ जाएगा हमारा कितना 7.5 इंटू 0.1, आई थिंक बन गया हमारा 0.75 न्यूटन। जहाँ रखा भैया आंसर है, कहाँ रखा है, कैलकाटा, है ना, सी इज द करेक्ट टॉपिक, कुछ नहीं करना था। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, कहानी खत्म, नहीं है क्या। नेक्स्ट, the amount of heat supplied to a gas in system is equal to the 1000 joule and the system in return does 200 joule of work on surrounding, find the change in the internal energy of gas। पर ये बताओ, ये तो हद होगी, बकवास क्वेश्चन एकदम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, द हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू क्या आएगा, बर्न बाय द गैस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितनी हीट गिवन है, 1000 जूल हीट दी है, वर्डन कितना किया है सिस्टम ने, सराउंडिंग पे 200 जूल वर्डन किया है, प्लस वर्डन किया है, सराउंडिंग पे वर्डन किया है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, 800 जूल। क्या आंसर हमारा, एकदम क्या है, बकवास क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैन बी वेरीड बाई filling dielectric constant K is equal to 4 as shown in the figure. As x varies, the capacitance changes for x is equal to कितना है d/3, the equivalent capacitance is C1
एंड फॉर x इज इक्वल टू कितना 2d/3 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 इन माइक्रोफैरड। देखो भाई करते हैं, बहुत एक तो क्या है सीधा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, दूसरा क्या है अपन को सिंपली क्या है बन जाएंगे सीरीज, उससे भी कर सकते हैं। तो अपन करते हैं सीरीज वाले तरीके से, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों को समझ में हो तो दोनों तरीके से जाएगा। तो क्या बोला है जब यहाँ पर जब हम क्या करते हैं इसको, कहाँ गया, पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है सी की वैल्यू कितने रखी है, जब ये 2d/3 क्या होता है यहाँ पे भरा होता है तो हमें दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। तो पहले करते हैं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा है सी, ये हमारा क्या है देखो, जब ये कितना भरा हुआ है, ये हमारा 2d/3 भरा होता है, ये कैपेसिटर बनेगा, ये कैपेसिटर बनेगा, दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है ना। तो ये है हमारा इसकी लेंथ बन गई है, इसकी जो डिस्टेंस d/3 इसकी कितनी है 2d/3 है, और ये भरा है हमारा किससे k = 4 से। तो इस समय सिस्टम की जो कैपेसिटेंस आएगी वो हमारी 2 कितनी है, 2 में कहाँ गया 2 माइक्रोफैरड आ रही है ना, ठीक है भाई। तो देखो भाई लिखते हैं इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इसको मान लेता हूँ सी कितना बनेगा यहाँ पे ε0 आएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब सी डैश कितना बनेगा, के कितना है 4 ε0 ऊपर जाएगा ना। ये 16 मुझे लगता है कितना बन गया, ये बन गया हमारा 2, तो ये बन गया हमारी मुझे लगता है देखो यहाँ पे 3 दूना 6 जाएगा ना, ये लिखा है 3 सेम ही लिखा हुआ है, तो बन गया 2c। ये c है, ये 2c है, दोनों आपस में किस में है भाई, दोनों आपस में किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा कितना बनेगा, C इंटू 2c डिवाइड बाई C1 इंटू C2 डिवाइड C1 + C2 होता है ना, तो बनेगा 3c। ये से हो गया तो बनेगा 2c/3 बनेगा, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा 2 माइक्रोफैरड। अच्छा ध्यान देना c क्या है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है c हमारा क्या लिखा हुआ है, c जो हमारा वो है 3 है, ध्यान देना ना। तो एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या बन गया 2 इंटू 3 ε0 2/3 इंटू 3 ε0 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। मैंने सोच रहा हूँ क्या ε0 की वैल्यू निकाल लूँ, बाद में क्या है जब दूसरा वाला केस रखे वहाँ पुट कर देंगे तो खर्च सॉल्व हो जाएगा। ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो साफ दे रहा है ε0 की वैल्यू कितनी है कि भैया हमारी वो आ गई है 1 माइक्रोफैरड आ गई है, ठीक है ना। इसको अपन क्या आगे जाके यूज़ कर लेंगे, अभी आगे वाले केस में इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई अब हम देखते हैं कौन सा केस, जिसमें हमने क्या किया है, दूसरा वाला केस जिसमें हमने क्या किया है भाई, ये वाला केस हमने रखा है जहाँ पे हमने क्या किया है, इसको d/3 वाला पार्ट है उसको फिलअप किया है, सिंपल बस मैथ किया और कुछ नहीं किया। तो हमसे पूछ रहा है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है ना, तो हमें C1 बताना है। तो लिखो भाई सी कैप्शन लिखते हैं कि नहीं आएगी, देखो अगर सी कैप्शन लिखे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, उसको लेता हूँ, वहाँ पे सी लिखा था ना, तो उसको लेता हूँ C डैश कितना बनेगा ε0 आएगा ना, 2d/3 इसको C डबल डैश बोल देते हैं, क्या ये बोलने के लिए, ये कितना बनेगा, हाँ भाई k कितना है 4 ε0 आता है, d/3 आएगा ना, d/3 है ना। ध्यान सुनो ε0 की वैल्यू कितनी है 1, ε0 की वैल्यू कितनी है भाई, दिख रहा है 1, तो C डैश कितना आ गया हमारा 3/2 माइक्रोफैरड, दिख रहा है साफ दिख रहा, बन गया 4 × 12, ये बन गया 12। तो 3/2 और 12 आपस में दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीधा खट से क्या है इन दोनों का सीरीज निकाल लो, वही हमारा C1 आएगा, हमें C1 की वैल्यू सीधा मिल जाएगी। तो C1 क्या है हमारा, लिख रहा हूँ मैं, C1 क्या है हमारा इस केस में, एक बार इसको मैं साफ कर दूँ ना, कितना बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। C1 क्या बनेगा 3/2 इंटू 12 डिवाइड बाई 3/2 + 12 आएगा, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 + C2 कितना बन गया, मैथ बाद में करेंगे। तो 3 इंटू 12 3/2 ये क्या बनेगा, 12 24 27, तो 27/2 नीचे आ गया, ये इससे उड़ गया, ये बनेगा नीचे 9 आएगा, तो बनेगा 12/9 बनेगा 4/3, ठीक है ना, माइक्रोफैरड। तो C1 क्या आ गया हमारा 4/3 माइक्रोफैरड। कुछ नहीं किया अपन ने,
जब यहाँ पर 2D/3 में भरा था तब हमने वहाँ से इसको सॉल्व किया, वहाँ से हमने ε/d निकाल ली। इसके बाद उसको उठा के यहाँ पर हमने क्या है, जब D/3 में भरा था तो वहाँ पे क्या है, चिपका दिया, सीधा वैल्यू मिल गई खटाखट, है ना। तो मैं क्या है, इसके इसमें C1 कितना बन जाएगा, 4/3। सिंपल था, बस क्या थोड़ी मैथ करनी थी और कुछ नहीं करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑन ए प्लैनेट रो मास डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, while mass of the planet is twice that of the earth, okay, the ratio of weight of the body on surface of planet to that on earth is equal to तो बात करें भाई रेशियो ऑफ वेट, अगर बात करें तो वेट कितना बनेगा, वेट कितना होगा बनेगा, m/g आएगा। और क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे कि डेंसिटी सेम है और रो सेम है और क्या सेम है, मास क्या है हमारा, मास डबल है ना, मास डबल है। अच्छा, मास और प्राइस डबल। अच्छा, तो यहाँ बात करें तो क्या होता है भाई, m/g होता है वेट, m/g क्या बनेगा, gm/r² बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तो सारी कहानी क्या भाई, रेडियस हमको होता पता नहीं, रेडियस पता चलता है, काम खत्म। तो अगर लिखा मैं वेट का रेडियस तो क्या बनेगा, w'/w, है ना, क्या बनेगा, m/g इंटू कितना लिए लिखा हमारा, मैं तो मैथमेटिकल करने के बाद करेंगे, कर देते हैं, कितना बनेगा, ये बन गया 2m बाई रेडियस क्या मानते हैं, r'², ठीक है ना। पहले वाले का वेट m/g m/r², ठीक है, रेडियस r' मान लेते हैं। जिस प्लैनेट का मास कितना है, 2m है, ठीक है, उसके लिए बात किया। जबकि अर्थ के लिए क्या बनेगा, m/g, g क्या जाएगा, g × m/r², r ऊपर जाएगा, m उड़ गया। तो वेट का रेशियो क्या बन गया हमारा, 2 × r/r' का स्क्वायर, ये बन गया हमारा वेट का रेशियो। बस हमें क्या करना है, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, काम खत्म, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है भाई कि हमको अब रेडियस का रेशियो चाहिए, तो हमें वहाँ से वेट का रेशियो मिल जाएगा। तो कोई हमसे एक बात बोल रखी है कि मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द जो प्लैनेट है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ, ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ हमें दे रखा है इस केस में ना, बस। तो मास ऑफ द प्लैनेट कितना है हमने लिखा है यहाँ पे, m' लिखा है ना, m' जो क्या 2m के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ, ठीक है भाई। तो m' कितना बनेगा, 4/3 × पाई × r' का क्यूब इंटू रो, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4/3 × पाई × r का क्यूब इंटू रो। 4/3 पाई, 4/3 पाई गया, रो से रो गया, यहाँ 2 है, सॉरी, है ना। r' कितना बन गया, r' इक्वल टू बन गया 2⁻⁴ × r आ जाएगा, उठा के यहाँ चिपकाओ, कितना बन जाएगा इसके में, देखो रहा सीधा लाइन में, कितना बनेगा, w'/w वेट का रेशियो 2 इंटू कितना बन गया, ऊपर आ गया r², नीचे क्या बन गया, देखो नीचे क्या बन गया, 2⁻2/3 × r² आ गया, ये इससे गया, ये इससे गया, कितना आ गया वेट का रेशियो 2⁻⁴, ठीक है, सिंपल। क्या ऐसा लगा इसके इसमें, बॉम्बे। कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पर, बस वेट क्या होगा अर्थ के सरफेस पर, m/g, g क्या है, gm/r², बस यहाँ पर क्या जो प्लैनेट था उसके लिए लिखा g की वैल्यू, और जो अर्थ था उसके लिए लिखा, दोनों को डिवाइड मार दिया, फिर इनके लिए रेडियस का रेशियो निकाल लिया, खत्म काम। नेक्स्ट देखो अभी कहानी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है और हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे तो कि किसके लिए जो लॉजिक गेट होगा कौन सा होगा। ऑपरेशंस क्या है भाई, देखो यहाँ पे इस केस में कि जब ये दोनों ओपन रहते हैं तब 0 0, जब दोनों क्लोज रहते हैं तब 1 1, है ना। तो भाई क्या है, बनाते हैं इसके ट्रुथ टेबल। देखो यार, अगर इसके ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो कहानी क्या बनेगी, ये है हमारा क्या ए, ये बी, और ये हमारा क्या है मान लेते हैं आउटपुट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ पे आउटपुट है। अच्छा, तो फटाफट देखो भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, हाँ भाई 0 0 मतलब क्या, दोनों के यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे क्या है ओपन, दोनों ओपन है। जब दोनों ही ओपन होंगे तो इस केस में वो कहानी क्या है भाई, यहाँ पे ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो यहाँ पे इसके टर्मिनल क्रॉस कितना आएगा, 5, ये 5 वोल्ट पे 0 पे, तो कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, ठीक है। जब 0 वोल्ट का आता है तब 0 मान लो, और 5 वोल्ट का आता है तब कितना है 1, तो इस केस में तो आउटपुट कितना आएगा हमारा 1। अब अगर क्या करते हैं हम, इन दोनों में से मान लो इसको बंद कर देते हैं, अगर अब इसको बंद कर देते हैं तो ये सर्किट कैसे होगा, शॉर्ट। तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितने का आ जाएगा भैया, इसके क्रॉस ड्रॉप आ जाएगा 0 वोल्ट का, अभी 5 वोल्ट ड्रॉप है, बाद में कितने का 0 वोल्ट का। 0 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तो इस केस में कहानी क्या आएगी भाई, कि यहाँ पर क्या रीडिंग आएगी हमारी 0। अब अगर मान लो हमने क्या किया इस केस में कि इसको बंद नहीं किया, सॉरी यहाँ पे बने ना,
इसको बंद कर दिया, तब इसको बंद करेंगे तब भी कहानी क्या रहेगी यहाँ पर भाई, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते ही है कि दोनों क्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, 0 वोल्ट ड्रॉप आएगा। ये भी कितना बन जाएगा हमारा, सॉरी ये यहाँ पे 0 आएगा ना भाई। जब इसको अपने बंद किया था यहाँ पर तब रीडिंग कितनी आई थी यहाँ पर, इसका क्रॉस ड्रॉप कितना 0 वोल्ट का आया था ना, तो यहाँ 0 आएगा। अब हमने इसको क्या कर दिया है, ओपन रखा है, इसको बंद करोगे तो कहानी क्या है, फिर से शॉर्ट हो जाएगा, तब भी कहानी क्या है, भी 0 आएगा। और दोनों को ही अगर यहाँ पे बंद कर दोगे, जब दोनों ही बंद हैं तब भी कहानी क्या है, ये शॉर्ट है और इसके क्रॉस ड्रॉप कितने का, 0 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो भाई ये किसकी ट्रूथ टेबल देखो, और की तो नहीं है। और में क्या होता है, 0 0 पे कितना 0 आता है, 0 1 पे 1 आता है, 0 1 0 पे 1 आता है, 1 1 पे 1 आता है। तो ये क्या और का जस्ट उल्टा है, नॉर है ना। तो क्या किसकी ट्रूथ टेबल है, ये नॉर गेट की ट्रूथ टेबल है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, नॉर गेट बन जाएगा ना। तो इट इज एक्टिंग एज ए नॉर गेट, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन द डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम different types of the transitions are named as A, B, C and D. Then which of the transition emits the shortest wavelength? जिस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप आएगा उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट। अब हम बात करें यहाँ पर तो एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा किस, देखो यहाँ पे ये भले ही बने अलग अलग है बट हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आते हैं एनर्जी गैप घटता आता है ना। और को दिखाने का तरीका क्या लेते हैं भाई, यहाँ पे गैप ज़्यादा, यहाँ गैप कम, गैप घटते जाते हैं, तो बताने का तरीका है। तो भाई अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ पर आएगा, ऑब्वियस बात है इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप आएगा क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी गैप भी आएगा, ये भी ऐड होगा है ना। और ऊपर जाने पर तो एनर्जी घटती जाती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी डी वाले पार्ट के लिए। चाहे तो बना के देख लो भाई, ऐसे बना लो। हाँ, ये एनर्जी गैप होता है, जैसे आगे बढ़ते आते हैं एनर्जी गैप घटता आता है ना। चाहे तो लिख भी सकते हो ना, कितना आएगा 13.6 अगर मानते हो हाइड्रोजन, 3.2 जो भी ये रखते हो, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसका आएगा, डी वाले के लिए, ये ए के लिए, ये हमारा किसके लिए, बी के लिए, ये हमारा किसके लिए, सी के लिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसका है ये बताओ खुद ही, है ना। चाहे इसको देख के बोल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नंबर लिख के भी कर सकते हो ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसके लिए, डी के लिए, तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए आएगी, डी के लिए, ठीक है ना। F1 लाइन में सीधा कट से जाएगा। नेक्स्ट, ओहो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। In the given figure shows a long cylindrical cell having a current I flowing uniformly along the wall. The graph showing the variation of magnetic field B with the perpendicular distance R from the axis of cell. क्या बोल रहे थे यहाँ पर, ये एक हॉलो सिलेंडर है ना, एक हॉलो सिलेंडर है, इसके सरफेस पर करंट आई फ्लो कर रही है, इसकी डिस्टेंस R है। जब हम इसके सेंटर से इसके एक्सिस से R दूरी आगे बढ़ते हैं तो हमें बताना है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो कैसे वेरी करता है R के साथ। तो भाई ये तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या ही बताऊँ उसको, तो सीधा प्रूफ कर देखो ना भाई। अंदर क्या होता है, एम्पे लूप लगाओ सीधा, क्या पता है अपन को। अगर उसको ऊपर देखो तो कहानी क्या, अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये लूप है 0 से लेके R तक। अगर यहाँ पे कोई भी एम्पे लूप लेते हो तो अंदर क्या होता है, कोई करंट आती नहीं है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, 0। और बाहर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर लिखा जाए तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये है R हमारा, ठीक है ना, ये R। अगर बाहर लिखना है तो बाहर के लिए कोई भी एम्पीयर लूप पकड़ लिया, बाहर पकड़ लिया एम्पीयर लूप, है ना, ये हमारा के बाहर है ना। तो इस केस में क्या है, ये मैं अलग कलर से बना दूं कि हमारा ये कौन है, ये हमारा वायर है, ठीक है ना। ऊपर देख रहे ना, बाहर कोई एम्पीयर लूप लेंगे तो बाहर क्या होगा, सारे के सारे वायर को कहाँ मान, सारे के सारे करंट को कहाँ मान लो, सेंटर में मान लो। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 पाई I/R आती है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और सरफेस पे जब आओगे तो कितनी आएगी, μ0/2 पाई I/R। इसके बाद क्या होगी, लगातार घटती जाएगी। तो अंदर 0 है, सरफेस पे कितनी होगी, μ0/2 पाई I/R। फिर बाहर क्या होगी, बाद में घटती जाएगी, सिंपल। तो क्या बनेगा इस केस में हमारा आंसर, ये आर बन जाएगा सी वाला, ठीक है ना। अंदर कितनी है, 0, सरफेस क्या होगी, μ0/2 पाई I/R, बाद में क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब तो गलतियाँ, वो तो गलती क्या है, सही यही है। तो भाई ये था हमारा क्या JEE मेन 2023 का 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर, है ना। कमेंट बताना कैसा था, एकदम ही मुझे लगता है मतलब इससे मतलब मैंने इतने सारे पेपर करवाए, बच्चों को सारे पेपर करवाए हैं। इस साल के जो पेपर आ रहे हैं JEE मेंस के, मतलब कितने ही मतलब एकदम ही लेवल गिरा रखा है। इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, है ना, इससे नीचे लेवल किया ही जाएगा। बहुत सिंपल पेपर आ रहे हैं। जो अगले शिफ्ट के बच्चों के पेपर लगे हुए हैं उनके लिए यही हिदायत है कि भाई आप जो है फॉर्मूला सारे देख के जाएं, जितने ग्राफ्स हैं उनको देख के जाएं। इसलिए क्वेश्चन जो है पेपर में आ रहे हैं जो आपने पहले होमवर्क में किए होंगे, अपने टेस्ट पेपर में किए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी